कुछ बातें तो शायद हर मीटिंग में हमें अपने रिवीजन के लिए दोहरानी पड़ती है कि हम हॉस्पिटल में बैठे हैं, हम जिस पेशेंट को लेकर आए हैं उसको दिमागी बीमारी है, ठीक है। क्योंकि हमारे पेशेंट को दिमागी बीमारी है, दिमागी बीमारी का मतलब कि दिमाग सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। जैसे शरीर का कोई भी हिस्सा बीमार हो सकता है, तो जो जो काम दिमाग करेगा, अगर दिमाग ठीक तरह से काम नहीं करेगा तो जो जो काम दिमाग करता है, सोचना समझना सब कुछ, दिमाग सब कुछ चलाता है। दिमाग इज लाइक अ कमांडर। तो हमारा कोई भी काम, सोचना समझना कुछ भी ठीक नहीं होगा। और ये सब बिहेवियर्स देखकर ही घर में हमने ये सब कुछ देखा कि हमारा पेशेंट नॉर्मल हरकतें नहीं कर रहा, तो उसको हम हॉस्पिटल लेकर आए। सो ये वाली बात सबसे पहले फैमिली को एक्सेप्ट करनी पड़ती है कि बीमारी, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत सारे रीजंस लेकर घुसते हैं, वाइफ की वजह से, उसकी वजह से, फादर की वजह से, काम की वजह से। अगर हमें ये नहीं मालूम होता, इसकी अवेयरनेस नहीं होती कि ये एक बीमारी है और बीमारी की वजह से ही पेशेंट ये सब कुछ करता है। फिर ये प्राइमरी बीमारी है कि ये पेशेंट के अंदर ही थी। दूसरा, ये क्रॉनिक है, ये पूरी उम्र की बीमारी है, लंबे समय की है, ये प्रोग्रेसिव है, ये बढ़ती रहती है, और फेटल है, जानलेवा है इफ अनट्रीटेड। अब चाहे आप गोलियों का नशा करते हो, चाहे आप अल्कोहल लेते हो, चाहे आप डिप्रेशन में हो, कोई भी दिमागी बीमारी हो, उसमें सुसाइड करना, ओवरडोज से मौत होना, झगड़ा हो जाना, एक्सीडेंट होना, इन सब तरीकों से ही हम पेशेंट को लूज कर जाते हैं। पर क्योंकि पेशेंट का दिमाग ठीक तरह से काम नहीं कर रहा, इसलिए सेकंड चीज हमें ये एक्सेप्ट करनी है कि एक कि वे दिमागी बीमारी का पेशेंट है, दूसरा इसलिए क्योंकि इसका दिमाग ठीक तरह से काम नहीं कर रहा, इसलिए ये अपनी मदद नहीं कर सकता, ये खुद इससे नहीं निकल सकता, ठीक है। तो फिर अब सेकंड ड्यूटी किसकी आ जाती है? थर्ड पॉइंट क्या बन जाता है कि फैमिली को अपने पेशेंट को हेल्प करनी, फैमिली को पेशेंट को ट्रीट करवाना। तो फोर्थ पॉइंट ये आ जाता है कि अगर फैमिली को ठीक कराना है, और क्योंकि फैमिली इस बीमारी की वजह से और पेशेंट की बीमार होने के बिहेवियर्स की वजह से जो हमारे अंदर एक ट्रॉमा पेन आ चुका है, उसकी वजह से हमारा ब्रेन भी अफेक्टेड हो चुका है। हमारी भी जो विल है, हमारी भी जो मर्जी है, जो डिसीजन मेकिंग पावर है, हमारा भी जो दिमाग है, वो सही फैसला नहीं कर पा रहा है। सो अब जो दो पार्टीज हॉस्पिटल आई हैं, पेशेंट और फैमिली, दोनों हैव कम टू एक्सपर्ट्स। अब आप आए हो हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में बीमारी का इलाज होता है, और हॉस्पिटल में जो जो बताया जाता है फैमिली को और पेशेंट को, वो करना पड़ता है। जैसे इन साइको एजुकेशन सेशंस में बैठना जरूरी है, डिजीज के बारे में लर्न करना जरूरी है। सारी चीजें जो बीमारी है वो थॉट्स की है, बिहेवियर्स की है, बिलीफ सिस्टम की है। तो वही सारी चीजें हमें भी यहाँ बैठकर सीखनी पड़ती है। बाकी ऑफ कोर्स डिटॉक्स हो रहा है, विड्रॉल मैनेजमेंट हो रहा है। अगर कोई पेशेंट मेनिया में आए हैं तो उसको डॉक्टर स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है। बाकी सारे मेडिकल इंटरवेंशन हो रही है। सो मेडिकल इंटरवेंशन जो डॉक्टर ट्रीट कर रहा है, जो दवाइयां चल रही हैं, जो इंजेक्शंस दिए जा रहे हैं, जो ड्रिप लग रही है। देन साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन, जो साइकोमेट्रिक असेसमेंट हो रही है, क्योंकि जब हम दिमाग का इलाज कराते हैं तो दो लेवल्स पे, दो हिस्सों में इलाज होता है। एक ब्रेन का, जो शरीर का हिस्सा है,
जब भी शरीर का कोई भी हिस्सा बीमार होता है उसके लिए हमें मेडिसिन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अगर पेट खराब है तो हम किसी को समझा के उसका पेट ठीक कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। अगर किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो उसको कसमे वादे देखकर नीचे ला सकते हैं? नहीं ला सकते। बिल्कुल उसी तरह से अगर ब्रेन डिसऑर्डर हो जाए तो ब्रेन में जो भी चीजें हैं, केमिकल्स हैं, जो भी हमारे ब्रेन के हिस्से हैं वो अफेक्टेड हो जाते हैं। तो जो शारीरिक तौर पे ट्रीटमेंट है वो डॉक्टर दवाइयों से करता है, दिस इज मेडिकल इंटरवेंशन। दूसरा आ जाता है अनदर हमारे दिमाग का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, वो है हमारा माइंड, मत। हम इंसान ही इंसान है क्योंकि हमारे पास मत है। और अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, इस बीमारी में मत चलना बंद हो जाती है, मत कमजोर हो जाती है। अगर हमारे पेशेंट की मत चल रही हो तो वो पेशेंट ही नहीं है हमारा। तो जब उसकी मत चलनी शुरू होगी तभी वो कुछ कर सकता है। तो अब माइंड के लिए जो मानसिक लेवल है ट्रीटमेंट का, वो है साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन। सो साइकेट्रिस्ट कौन होता है? जो शरीर पे काम करता है, ब्रेन पे। साइकोलॉजिस्ट कौन होता है? क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कौन होते हैं? काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो मानसिक तौर पे काम करते हैं, सोचों पर, बिलीफ सिस्टम, पेशेंट के बिहेवियर कैसे है। तो एक मेडिकल टेस्ट हो गए, एक साइकोलॉजिकल टेस्ट हो गए। तो फैमिली को एक्सेप्ट करना पड़ता है कि ये ब्रेन डिसऑर्डर है, जहां पे हमने अपने पेशेंट का ब्रेन और माइंड दोनों का ट्रीटमेंट कराना। क्योंकि अगर ब्रेन ठीक है और मत काम नहीं कर रही तो भी काम नहीं चलेगा, और जब तक ब्रेन नहीं ठीक होगा तो मत काम नहीं करेगी। इन दोनों के बिना इट इज नॉट पॉसिबल कि इलाज हो सके। तो ये हो गया एक टेक्निकल एस्पेक्ट अंडरस्टैंड करने का। दूसरा क्या है? अब पेशेंट को हम साइड पे कर देते हैं, हम फैमिली की ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। तो अगर रोज यहाँ पे सुबह शाम ये सेशंस होते हैं, ये मीटिंग्स होते हैं, इनका मल्टीपर्पज एस्पेक्ट है। यहीं पे बैठ के फैमिली को भी पहली बार पता चलता है कि वो खुद कितनी बीमार है, थकी हुई है। जैसे जैसे हमारे पेशेंट के फेस एक्सप्रेशन है वैसे वैसे, बल्कि उससे ज्यादा फैमिली के खराब होते हैं, फैमिली ज्यादा बीमार हो जाती है। क्योंकि बीमारी की वजह से फैमिली ने वो सब देखा होता है जिससे उसको बहुत दुख हुआ होता है, बहुत पेन होती है, डर होता है, दहशत होती है। क्योंकि अगर दिमाग खराब हो जाएगा तो पर्सन वो एक्शन करेगा जो नॉर्मल नहीं होती, जैसे जरूरत से ज्यादा गुस्सा करना, तोड़ फोड़ करना, लड़ाई झगड़े करना, एक्सीडेंट्स हो जाना। ये हमारे पेशेंट के नहीं, ये हमारे पेशेंट की बीमारी के सिम्टम है। मगर जब ये सब कुछ हो रहा होता है तो हमें नहीं पता होता कि बीमारी की वजह से है ना। हमें तो गुस्सा चढ़ा होता है हस्बैंड पे, हमें तो गुस्सा चढ़ा होता है बेटे पे, बेटी पे, वाइफ पे, जो भी हमारे पेशेंट है। ये जानबूझ के कर रहे हैं, इसको समझ क्यों नहीं आ रही, ये मेरा दर्द क्यों नहीं पहचान पा रहा पेशेंट। तो ये सारी चीजों को लेकर फैमिली जब यहाँ बैठती है और फैमिली को ये सुनना पड़ता है कि आप भी बीमार। क्या कोई भी जो यहाँ बैठा है, जो अभी नई फैमिलीज आई हैं, आपको लगता है कि आप भी बीमार हो? हाँ या नहीं? नहीं? सच बोलो। हमारे ट्रीटमेंट का जो बेस है ना, वो सच्चाई है, ऑनेस्टी। अगर फैमिली ऑनेस्ट नहीं हुई और कुछ देर बाद अगर पेशेंट ऑनेस्ट नहीं हुआ, ना पेशेंट ने रिकवरी में जाना, ना फैमिली ने रिकवरी में जाना। तो फैमिली यहाँ पे बैठ के सच बोले, हाँ मैं पेन में हूं। जबरदस्ती स्ट्रॉन्ग बनने की जरूरत नहीं है, सुपर वुमन बनने की जरूरत नहीं है, सुपर ह्यूमन बनने की जरूरत नहीं है। हम इंसान हैं। हाँ, हमें दर्द हो रहा है, क्योंकि अगर आपने ये झूठ बोला तो आपका दर्द अंदर ही अंदर रहेगा और वो बढ़ता जाएगा।
पेशेंट से प्यार भी करोगे, उसको ठीक करने की भी कोशिश करोगे और उससे नफरत भी करोगे, और जो आपके अंदर होगा वो बाहर निकलेगा, जो बाहर निकलेगा वो नफरत ही फिर निकलेगी, और वो उसके ऊपर छावा किस पे पड़ेगा? पेशेंट, और फिर वो बीमार हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेवल आता है, फैमिली यहां बैठ के समझती है कि वो खुद भी बीमार है, वो खुद भी लाचार है, वो बीमारी का ट्रीटमेंट नहीं कर सकती, वो कोशिश कर रही थी बदलने को, उसको फैमिली को लगता था ये आदत है, फैमिली को लगता था ये जानबूझ के कर रहा है, फैमिली को लगता था गलत संगत है। तो जब फैमिली को पता चलता है डिजीज है, तो डिजीज तो एक एक्सपर्ट ही ठीक कर सकता है, एक मेडिकल प्रोफेशनल ही कर सकता है। सो पेशेंट इस हाल में नहीं है कि वो कुछ कर सके, फैमिली को भी सरेंडर कर देना चाहिए दैट आई एम हेल्पलेस, आई ट्राइड माय बेस्ट, मैंने पूरी कोशिश करी, समझाया, एनर्जी लगाई, बहुत कुछ किया। पेशेंट में कैपेसिटी नहीं होती, नहीं तो अल्टीमेटली एक दिन पेशेंट को अपनी फैमिली को सरेंडर करना पड़ता है कि हाँ भाई मेरा इलाज कराओ, मगर ये बीमारी ऐसी है कि ये पेशेंट को अस्पताल नहीं आने देगा। तो फैमिली को सरेंडर करना पड़ता है डॉक्टर को। ये वाली हम चीज सीखते हैं यहाँ पर बैठकर। फिर फैमिली को, जब फैमिली एक्सेप्ट कर लेती है ये बीमारी है, तो फिर फैमिली को अपना रोल समझना पड़ता है कि मेरा क्या रोल है। जैसे हर बीमारी में हर डॉक्टर फैमिली को हिदायतें देता है, प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है, बताता है ये खाना दो, ये पीना दो, इस तरह का माहौल रखो। बिल्कुल इसी तरह से हमारे हॉस्पिटल में भी होता है, आपको काउंसलर्स बताते हैं ऐसे पेशेंट से बात नहीं करना, उसको ऐसे जवाब देना। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ बैठ के सीखनी पड़ती। ये बेसिक चीज है जो हम हर मीटिंग में दोहराते हैं। शायद आपको लगता होगा रोज यही बातें यही बातें यही बातें, मगर ऐसा है कि क्योंकि हमारे भी दिमाग थक चुके हैं, हमें भी बातों को समझना, उनको अप्लाई करना, उसमें टाइम लगेगा। सुनने में आसान लगती है ये, मगर जैसे ही आप अपने कमरों में पहुंचते हो आप भूल जाओ। फिर वापस सामने हस्बैंड आ जाता है, बेटा आ जाता है, बीवी आ जाती है, बेटी आ जाती है, और हम बोल रहे होते हैं जो कमरे में है वो पेशेंट है, जो आपके साथ बैठा है वो पेशेंट है। पेशेंट की तरह आप देखोगे, समझोगे तो इलाज कर पाओगे। अगर रिश्ता समझोगे तो आपकी फीलिंग्स आ जाएगी, इमोशंस आ जाएगी, टॉक्सिक हो जाएगा। इसीलिए कल परसों से हम फैमिली हीलिंग की बात कर रहे हैं कि फैमिली को दर्द है, इसमें कोई शक नहीं, फैमिली परेशान है, मगर जो दर्द का कारण है वो पेशेंट नहीं है, उसकी बीमारी। सो बीमारी पे फोकस करो, बीमारी क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक अल्कोहलिक के मन में हमेशा ही आता है, अच्छा मैं अब कभी नहीं कर सकता, मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। तो कमिंग बैक टू वन थिंग कि थॉट्स जो हैं, आपने बोला कि अगर मुझे थॉट आएगा, ठीक है, तो सबसे पहले हम इस चीज की क्लैरिटी लाएं कि प्रोग्राम कहता है, ट्रीटमेंट कहता है, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है, थॉट मरते दम तक आएगा। क्रेविंग में बोलते, क्रेविंग मरते दम तक आएगी। सो द थिंग इज कि सबसे पहले वी हैव टू एक्सेप्ट कि बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जिनको नशा पड़ जाता है, बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जिनको वीट से एलर्जी नहीं होती, बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो सी फूड खा सकते हैं, मशरूम खा सकते हैं, मगर कुछ लोगों को के शरीर को वो सूट नहीं करती, ठीक है। सो द मोमेंट वी सिट इन द हॉस्पिटल और हम ये लर्न करते हैं कि ये आपको एडिक्शन है, एडिक्शन का मतलब आपकी बॉडी, आप फिजिकली और साइकोलॉजिकली एक चीज पर डिपेंडेंट हो गए हो, and now it is an automatic process of your brain which you cannot stop. Automatic को आप रोक नहीं सकते,
सो जो ट्रीटमेंट है वो क्या कर रहा है, वो उसको डिसेबल कर रहा है, बिकॉज ऑटोमेटिक स्विच को आप ऑफ नहीं कर सकते, वो आपकी बॉडी मांग रही है। दैट इज वन थिंग। तो हम थॉट पर तब तक नहीं पहुंच सकते बिकॉज कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके। अभी क्रेविंग हो रही है पेशेंट को, सो ही इज फाइटिंग विद हिज मदर। सो हमारा जो थॉट है वो हमारी ब्रेन का प्रोडक्ट है, माइंड का बाय प्रोडक्ट। अब आप ऐसे समझो कि ब्रेन हार्डवेयर है और माइंड सॉफ्टवेयर है। अगर हमारा हार्डवेयर काम नहीं करेगा तो हमारा सॉफ्टवेयर हम यूज कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते। सो अंटिल एंड अनलेस यू गेट ट्रीटेड, जो आपके केमिकल डिसऑर्डर हो गया है, जो आपके माइंड में ब्रेन में नशे के सेल्स बन चुके हैं, जो नशा अंदर जाकर, बिकॉज एक आम इंसान के शरीर में नशा जाकर कार्बन डाइऑक्साइड और पेशाब के जरिए बाहर निकल जाता है, बट एक जो डिपेंडेंट हो जाता है पर्सन, उसके अंदर से वो बाहर नहीं निकलता, वो एल्डिहाइड्स में कन्वर्ट होता है। एल्डिहाइड एक टॉक्सिक एक एसिड है जो दिमाग पे चढ़ता है। जब वो दिमाग पे चढ़ता है वो बेचैनी पैदा करता है, पेशेंट को बहुत अनकंफर्टेबल करता है। अब वो चीज को दबाने के लिए, उस सिचुएशन से निकलने के लिए पेशेंट एक ड्रिंक और लेता है। अब थोड़ी देर के लिए तो वो शांत हो जाता है, बट उसके बाद वो फिर से एसिड बनेगा ना। तो एक अल्कोहलिक जो है वो इसी सर्कल में घूमता रहता है। तो एक बार के लिए हमें ट्रीटमेंट में डिटॉक्स करके पहले इस पैटर्न को ब्रेक करना पड़ता है। अब जैसे पानी बह रहा है, उसमें कचरा आ गया, हम पानी को तब तक नहीं साफ कर सकते जब तक हम कचरा नहीं निकालें। इसीलिए एडिक्शन में ट्रीटमेंट की जरूरत है। काफी देर तक ये बहस चलती रही कि ये मानसिक बीमारी है, मानसिक बीमारी, बट अल्टीमेटली डॉक्टर्स रियलाइज्ड कि ये फिजिकल है। फिजिकल हुई और माइंड पे असर हुआ, ब्रेन खराब हुआ तो माइंड ने वर्क करना बंद कर दिया। तो सबसे पहले तो आपको ट्रीटमेंट में आना पड़ता है। मेडिसिन से अब जो केमिकल इम्बैलेंस हो गए हैं, जिसकी वजह से आपको गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन आता है, जो भी एनी काइंड ऑफ डिस्कम्फर्ट आता है। अगर एक डिप्रेशन का पेशेंट है तो उसका सेरोटोनिन कम हो चुका है, तो उसको मूड स्टेबलाइजर देकर बेटर करना पड़ता है। सो सबसे पहले तो फिजिकली हमें स्टेबल होना पड़ेगा। अगर हम फिजिकली स्टेबल नहीं है, हम माइंड को यूज ही नहीं कर सकते, हम थॉट पे वर्क ही नहीं कर सकते। अब इस टाइम में जो पेशेंट चिल्ला रहा है उसका केमिकल इम्बैलेंस हुआ हुआ है, उसकी क्रेविंग इतनी ज्यादा है कि उसका थॉट क्लैरिटी नहीं आ रही कि सामने मेरी मदर है, एंड ही हैज जस्ट लॉस्ट हिज फादर 6 months बैक। अब इस टाइम उसको माँ वगैरह कुछ नहीं दिख रही है। ये है इंटेंसिटी ऑफ एडिक्शन। इसको बोलते हैं दिमाग का खराब होना, क्योंकि अगर दिमाग सही होगा उसको अपनी बूढ़ी विडो मदर दिखेगी। सो सबसे पहले तो यू हैव टू गेट इनटू ट्रीटमेंट। सो फ्रॉम फिजिकल देन वी मूव टू द ट्रेनिंग ऑफ द माइंड, क्योंकि ब्रेन ने इतने सालों से अनहेल्दी बिहेवियर सीख लिया। लेटर ऑन योगा कहाँ से करते हैं हम? किडनी स्टमक कहाँ से करेंगे? यहाँ से करेंगे। योगा इज ऑल अबाउट थॉट, ऑल अबाउट फोकस। जब आपकी केमिकल इम्बैलेंस है, आप कैसे फोकस करो? आप जो भी कुछ कह रहे हो वो लेटर है, वो बहुत अच्छी चीजें हैं, बहुत पॉजिटिव चीजें हैं, मगर पहले ये हार्डवेयर ठीक होगा, उसके बाद माइंड की ट्रेनिंग करनी पड़ती है। माइंड ट्रेनिंग से सीखता है। अब ट्रेनिंग के लिए स्किल सिखा। So you are asking me a question when you are at first stage. Question is valid. When you are at first stage और हमने third stage में क्या करना है? पहले हमें ये 2 stages clear करनी है, फिर इसके बाद टाइम देना पड़ता है, क्योंकि दिमाग ने सीख लिया ऑटोमेटिकली क्रेविंग आएगी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इट्स अ डिजीज ऑफ एसोसिएशन। अगर आप कार में ड्रिंक करते थे तो कार में बैठते ही सबसे पहले आपको ख्याल आए, मौसम अच्छा आएगा, नशा दिमाग में आएगा। सो उस टाइम जब आप
डिजीज के स्टेज में होते हो, जब तक आपका ट्रीटमेंट नहीं हुआ था, आप थॉट्स को मैनेज नहीं कर सकते, बिकॉज हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, हमारी जो पावर हाउस है, वो कमजोर हुआ। जो रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम बने, जो काउंसलिंग बनी है, जो थेरेपी है, वो माइंड को ताकत देने के लिए बनी है कि जब आपका थॉट आएगा आप उस पर कैसे वर्क कर सकते। बट उसके लिए यू हैव टू बी सोबर फर्स्ट, यू हैव टू बी एब्स्टिनेंट। आप ये नहीं कर सकते कि आपने 10 दिन पिया फिर आपने 6 महीने छोड़ दी। अब जब आपने छोड़ी रखी तो वर यू ड्राई ड्रिंकिंग? आपने फिजिकली नहीं पी मगर थॉट वाज देयर, आपने अपने रोक के रखा बस। तो उसके बाद जब आपने पी ली तो व्हाई यू कैन नॉट स्टॉप इज बिकॉज वो सारा सिस्टम एक्टिवेट हो गया। नाउ यू कैन नॉट स्टॉप इट। अब फिर से वही एल्डिहाइड बनेगी, फिर से वो आपको तंग करेगी, फिर आपको अल्कोहल अंदर डालना पड़ेगा, फिर से एल्डिहाइड बनेगी, फिर से आपको डालना पड़ेगा। सो ये जो एक विशियस सर्कल बन जाता है, इसको ब्रेक करने के लिए, साइकिल ऑफ एडिक्शन को ब्रेक करने के लिए ट्रीटमेंट बना है। अब उस ट्रीटमेंट में अल्टीमेटली दे हैड टू रियलाइज कि जब तक हम माइंड को ट्रेन नहीं करेंगे, जब तक हम थॉट्स पे वर्क नहीं करेंगे, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी हो गई, जो हम माइंड पे थॉट्स पे वर्क करते हैं, वो हमको सीखना पड़ेगा, वो एकदम नहीं आ जाएगा। अगर हमारे घर में किसी की डेथ हो जाती है, क्या उसको हम थोड़े से दिनों में भूल जाते हैं? हमें आके सब बड़े बुजुर्ग क्या समझाते हैं? वक्त सब कुछ ठीक कर देगा, वक्त बरहम लगाए। उस पर्सन के साथ हमारी यादें होती है, उस पर्सन के साथ हमने अपनी जिंदगी बिताई होती है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, आहिस्ता आहिस्ता उसकी याद कम होती है और हम अपनी वापस रूटीन में आते हैं।